इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, क्या इसके बाद डीजीआईएसआई को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ये दुनिया के किसी मुल्क में हुआ होता ना तो डीजीआईएसआई कम से कम फिक्स हो जाता है इसके अंदर। नाकाम हमला तब होता है जब हमलावर हमले से पहले काबू आ जाए। यहां पे हमलावर आते हैं, वो अपना हमला करते हैं, वो अपना टारगेट अचीव करते हैं, उसके बाद आप उनसे लड़ाई करते हैं, आप उन्हें मार देते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, तो ये ऑपरेशन नाकाम तो नहीं हुआ। ये कौम को हर मर्तबा चूरन भेज देते हैं, जनाब कि हमने दहशतगर्दों का हमला नाकाम कर दिया, और हर मर्तबा दहशतगर्द अपनी कार्रवाई डाल के चले जाते हैं। और हर मर्तबा आपको पता ही तब चलता है जब हमला हो चुका होता है, और जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तब तक वो बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। अब ये छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें। किसी भी मुल्क में इस नौयत का इतना बड़ा अटैक पूरे सूबे के लैंडस्केप के ऊपर हो जाए तो सर पकड़ के बैठ जाए पूरी इंतजामिया। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी और काम पे लगी हुई हैं। यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक के बाद एक शिकस्त हो रही है। वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पा रहे कि बलूचिस्तान में किसी हमले को होने से पहले कैसे रोकना है। लेकिन उन्हें यह पता है कि किसी जलसे को कैसे रोकना है, उन्हें यह पता है किसी तहरीक को कैसे रोकना है, उन्हें यह पता है कि अडियाला जेल में मुलाकातों को कैसे रोकना है, उन्हें यह पता है कि एक शख्स को अस्पताल कैसे लेकर जाना है, उन्हें यह पता है कि फैमिली को कैसे चक्कर देना है। शाबाश हरामियों, गुड जॉब। जी साहब, शुक्रिया, तुम सब ने काम कमाल किया। हम हमेशा तैयार हैं। तो आसिम मुनीर साहब और उनकी सारी टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। और सोने पे सुहागा यह है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को इस बर्बादी की इंतहा तक पहुंचाया गया, वो आदमी इमरान खान इनसे फिर भी नहीं टूटा। ये सोने पे सुहागा इनके लिए। ये इनके लिए जो है वो ज्यादा बड़ी मुसीबत ये है कि इतना सारा कुछ गवा दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इदारे की इज्जत दांव पे लगा दी एक आदमी को तोड़ने के चक्कर में, और वो आदमी इनसे अब तक नहीं टूटा। तो शर्मिंदगी और शिकस्त अपनी जगह पे है, मुल्क की तबाही अलग हो गई है। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। और देखें, असल तब्दीली अगर आपने करनी है ना तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा उस तब्दीली के लिए। वो तब्दीली सियासतदानों में करने से कोई फायदा नहीं है। वो तो एक इलेक्शन होगा, सियासतदानों की नई लौट आ जाएगी, अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत आ जाएगी, एक इलेक्शन होगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह सोचना है कि क्या इसी गंदे रस्ते पे उन्होंने चलना है, या उन्होंने ऐसे नासूरों से जान छुड़वानी है जो इस गंदे रस्ते के ऊपर लीड कर रहे हैं, पूरे इदारे की बदनामी का बायस बन रहे हैं। अब हामिद खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और एक स्टेटमेंट दिया है लतीफ खोसा साहब ने। मुझे दोनों का स्टेटमेंट सुन के हैरत हुई है, क्योंकि दोनों ने आसिम मुनीर साहब को बराह रास्त निशाना बनाया। जरा दोनों का स्टेटमेंट आप सुने, पहले हामिद खान साहब का सुने, फिर आप सुने लतीफ खोसा साहब का। और इससे मुझे एक तो अंदाजा हो रहा है कि नवश्ता दीवार पे क्या लिखा है वो तो मैं अब पढ़ पा रहा हूं। और ये बड़े समझदार, बड़े घाघ लोग हैं, इनको भी आइडिया हो गया है कि मुकम्मल फेलियर हो चुका है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा रिजीम के साथ मिलकर। अब इनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है और कोई ऐसा बहाना भी नहीं है कि ये उठाकर किसी और के ऊपर डाल दें। तो पहले आप ये सुने कि हामिद खान साहब, जो बड़े मोहतात आदमी है, वो क्या कह रहे हैं। इंडिया ने नाजायज हमला किया था हमारे मुख्तलिफ शहरों पर और मुख्तलिफ ठिकानों पर, हम उसके खिलाफ है। उसमें पीटीआई का में कोई दो आरा नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद मौसूफ फील्ड मार्शल बन गए। फील्ड तुमने क्या किया, काम दिखाया हमारी एयरफोर्स ने, या तो उसके हेड को फील्ड मार्शल बनाते खुद क्यों, और फिर उसके बाद उसका फायदा उठा के आईनी तरमीम करके 5 साल के लिए अपने आप को एक नया ऑफिस पर बैठा लिया। तो हम इसलिए कहते हैं कि देखिए, जो भी अगर कोई आर्म फोर्सेस काम करती है, हम सब आर्म फोर्स के साथ हैं। पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, नेवी है, हम सब साथ हैं, लेकिन उसका सियासी फायदा नहीं उठाना चाहिए। आसिम मुनीर साहब ने फौज का और जंग का सियासी फायदा उठाया और अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। हालांकि इनका उस जंग में कोई किरदार नहीं था, असल में तो एयरफोर्स ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इन्होंने सियासी फायदा उठाया और आईनी तरमीम के जरिए से अपने आप को ना सिर्फ फील्ड मार्शल बना लिया बल्कि 5 साल के लिए नौकरी पे अपने आप को दोबारा बिठा लिया। ये हामिद खान साहब हैं। अब सुने लतीफ खोसा साहब हैं, वो क्या कह रहे थे, ये सुने आप। तो तीनों अफवाज के जो सरबराहान है उनका भी, और सदर साहब के ताहयात इस्तिस्ना है, यानी वो मरने के बाद भी उनसे कोई नहीं पूछ सकता। वो आइन तोड़ने, आर्टिकल 6 किधर गया, आइन किधर गया। आर्टिकल 6 तो कहता है जो भी खिलवाड़ करेगा आइन के साथ उसको सजाए मौत होगी। सबसे बड़ा है और एक वाहिद जुर्म है जो आइन के अंदर दर्ज है, वो आइन से खिलवाड़ है, इसलिए कि वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जिंदगियों का अहाता करता है और वो सारे जो है निजाम उसके ऊपर चलता है। सो उसको इतना ज्यादा किया गया, लेकिन आइन में ये 27वीं तरमीम करके उसको खत्म कर दिया गया माशाअल्लाह। अब सरबराहान जो मर्जी आइन पे के साथ करे, तोड़े, ये 28वीं तरमीम में अपने आप को जो है सदर पाकिस्तान बना दे, वर्दी के साथ बैठ जाएं, जो मर्जी करें, इन्होंने उसी तनख्वाह पे काम करना। तो ये देखें, बड़ा खौफनाक खेल खेला जा रहा है। ये अभी और भी इन्होंने बातें की हैं, बड़ा खुल के, बड़ा वजाहत के साथ इन्होंने कहा जी कि ये जो इस्तिस्ना लिया गया है, ये इस्तिस्ना आइन के मुताबिक है ही नहीं, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है।
मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि पाकिस्तान का जो पूरा आइन है वो करारदाद मकासद के ऊपर खड़ा है। और करारदाद मकासद क्या है कि मुल्क के आइन में कोई एक भी ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो या इस्लामी उसूलों के खिलाफ हो। तो ये तो इस्लाम ही नहीं मानता इस्तिस्ना में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी के लिए बोला, वहां भी इस्तिस्ना नहीं था कि अगर मेरी बेटी भी ऐसा करती तो मैं हाथ काट देता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेटे को सजा दी और सहाबा इकराम ने अपने लिए इस्तिस्ना नहीं लिया, अपनी जात के लिए इस्तिस्ना नहीं लिया। हजरत उमर फारूक से वहां पे पूछा कि भाई ये कुर्ता आपका, ये दूसरी चादर कहां से आई? उन्हें जवाब देना पड़ा। लेट हो गए मस्जिद में तो वहां पूछा गया कि भाई हम इंतजार नहीं कर सकते आपका, जवाब देना पड़ा। तो जब खुलफाए राशिदीन जवाब दे थे तो फिर ये कौन लोग हैं? ये इस्लामी उसूलों के भी खिलाफ है कि आपने आइन में एक ऐसी शिक शामिल कर दी है जो इस्लामी रूह से मुतसादिम है। ये तो उड़ जाएगी जैसे ये नौकरी से जाएंगे ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन आसिम मुनीर साहब जाएंगे ये इस्तिस्ना वाली कहानी खत्म हो जाएगी और ये किसी काम नहीं आएगी। ये पूरा पाकिस्तान के अब दुनिया का हर आदमी जानता है और जो कानून का छोटा सा तालिब इल्म है ना उसको भी आइडिया है कि इस इस्तिस्ना के पीछे है क्या। तो हामिद खान साहब ने और लतीफ खोसा साहब ने जो बातें की है ना उससे मुझे आइडिया हो गया है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हालात इन दोनों ने भी पढ़ लिए हैं और बाकी लोगों ने भी पढ़ लिए हैं। जो कश्मीर में हो रहा है वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। वो कश्मीरी जो हमेशा भारत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए निकलते थे, इतनी बड़ी तादाद में कभी वो भारत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए नहीं निकले जितनी बड़ी तादाद में वो आसिम मुनीर साहब की पॉलिसियों के खिलाफ निकला है। पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जितनी बड़ी तादाद में वो निकले वो आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज के खिलाफ निकले। वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले जितने आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी के खिलाफ निकले। ये सारी चीजें पाकिस्तान के इदारों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि सिर्फ एक आदमी की नौकरी, उसके इस्तिस्ना, उसकी जिद के लिए, उसके मफाद के लिए या उसको बचाने के लिए क्या पूरे पाकिस्तान के इदारों की कुर्बानी दी जा सकती है? सवाल है, इसका जवाब अपने गिरबान में देखकर खुद ही पूछ लेना चाहिए, अपने आप से पूछ लेना चाहिए। मुल्क क्यों नहीं चल रहा, इसकी वजूहात भी है। देखिए मैं आपको एक खबर बताता हूं, ये सादी सी खबर है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजों का जवाब है। एफबीआर में अरबों रुपए की टैक्स बेज़ाब्तियां हुई हैं और कम वसूलियां की गई हैं। बाकायदा निशानदेही की गई थी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर और उसमें यह कहा गया था कि 223 अरब 34 करोड़ की रिकवरी करनी है, उसकी निशानदेही की गई थी। लेकिन उसमें रिकवरी कितनी हुई? 43 अरब की, यानी 350 अरब से ज्यादा की रिकवरी एफबीआर ने की नहीं। और यह एक कहानी नहीं है, हर जगह पे खाना खराब हो गया है। इन्होंने किया यह है कि अवाम को हर जगह पे कट लगाया, अवाम के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाए, बिजली के अंदर अवाम को रोल के रख दिया, गैस के अंदर अवाम को रोल के रख दिया और साथ साथ पेट्रोल से इन्होंने अवाम की जेबें काटी। और जो जगह जहां इनका दाव लगा इन्होंने अवाम को लूटा। कभी शुगर माफिया के साथ मिलकर, कभी गंदम माफिया के साथ मिलकर, कभी आटा माफिया के साथ मिलकर, हर माफिया के साथ मिलकर इन्होंने अवाम की जेबें काटी और अपनी जेबें इन्होंने भरी हैं। मिसाल के तौर पे 4 साल पहले सेनेट चलाने का जो खर्चा था 5 अरब रुपए था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, और इस बजट में वो खर्चा 10 अरब रुपए रखा गया, यानी दुगना कर दिया 4 साल में। इनको तो चाहिए था कम करते ना। शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम खर्चा बचा रहे हैं, हम कफायत शारी की एक मुहिम चला रहे हैं। तो जिस वक्त ये कफायत शारी कर रहे हैं तो इमरान खान साहब के दौर का 5 अरब का खर्चा बढ़ा के 10 अरब कर दिया इन्होंने। कौमी असेंबली का खर्चा 8 अरब रुपए था, अब उसको बढ़ाकर 17 अरब रुपए कर दिया गया। एमएनए की तनख्वाह 1,88,000 रुपए से बढ़ाकर 5,19,000 रुपए कर दी गई है। बाकी सारी तनख्वाहें आपके सामने पंजाब में इन्होंने कैसे बढ़ाई है। वो सिर्फ एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर ने नहीं बढ़ने दी, वरना वो भी तबाही फेर देते। तो इनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है। वो तो इमरान खान साहब ने अपने वर्कर को ट्रेन ही ऐसा किया है कि वो अपनी पार्टी के भी खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो तरजीहात जब ये है ना तो तबाही इसी नौयत की आएगी। एक और बड़ी अजीब चीज मैं आपको बताता हूं, समा टीवी है और ये इसके मालिक है अलीम खान साहब, आईपीपी वाले, और उनको हुकूमत भी बनाकर दी गई गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलाकर, और बहुत मुमकिन है कि आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा ही एक खेल खेला जाए। अब अलीम खान साहब का चैनल जो है ना वो मरियम नवाज की हुकूमत की मंजी ठोक रहा है और वो लिख रहे हैं जनाब के लाहौर में हर तरफ कचरे के ढेर हैं, सीवरेज तबाह हो गई है, पंजाब हुकूमत कुछ हमारा सोच ले, अवाम फरियाद कर रही है, बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो ये समा टीवी चला रहा है। क्यों चला रहा है? आप समझदार हैं, या तो कोई काम फंस गया होगा, कोई एनओसी फंस गया होगा, या मरियम नवाज की हुकूमत कोई बात नहीं मान रही होगी, या किसी जगह पे कुछ साबित करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी। देखिए मैं एक चीज आपको फिर क्लियर कर दूं कि ये डूबेंगे तो इकट्ठे ही डूबेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बगैर नवाज शरीफ और जरदारी का काम नहीं चलना।
उनको बहुत लंबा झटका लगेगा, कम से कम उनको सियासत में 5 से 10 साल का नुकसान होगा दोनों को। क्योंकि आसिम मुनीर साहब गए और फौज ने इनका हाथ छोड़ दिया, तो अवाम ने तो पहले ही छोड़ दिया, तो इनको रिकवर करते करते 5 से 10 साल लग जाएंगे। इनको तो इस बात का आइडिया है। और फील्ड मार्शल का गुजारा इन दोनों के बगैर भी नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों ने फील्ड मार्शल का हाथ छोड़ दिया तो उनका हाथ थामने वाला और कोई है ही नहीं। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। फिलहाल ये एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, जब ये डूबेंगे तो इकट्ठे ही डूबेंगे। और अब हालात वहां तक पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान की हर चीज को इन्होंने वहां पहुंचा दिया कि किसी भी जगह पे वापसी का इनके पास कोई इम्कान नहीं है, सिवाय एक चीज के कि डोनाल्ड ट्रंप के जूते की छतरी अभी भी इनके ऊपर है और ये उसके साथ लटक के फिलहाल गुजारा कर रहे हैं। आखिर में नाजरीन, क्योंकि मैंने ये जिम्मेदारी ली हुई है, मैं आपको बताता रहता हूं, मेरे बहुत सारे पुलिस वाले दोस्त भी हैं, तो रज़ा डार को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा कोई दोस्त परेशान है उसकी वजह से और उसे ऐसा लगता है कि रज़ा डार पे कोई सख्ती हो रही है, कोई डंडा शंडा मारा गया या किसी जगह पे सोने नहीं दिया गया या कोई सख्ती से इंक्वायरी की गई, तो बिल्कुल नहीं। वो बहुत मौज में है, बड़े मज़े में है, बहुत इंजॉय कर रहा है। बल्कि उसको यकीन दिलाया गया है कि बेफिक्र रहें, हम केस को इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं कि जल्दी ही आप पहुंच जाएंगे, आप वापस पहुंच जाएंगे अपने घर, बस मामला थोड़ा ठंडा होने दें। 1-2 बड़ी खबरें आएंगी और उन बड़ी खबरों के बीच में रज़ा डार की जमानत हो जाएगी। ये बात आप अभी लिख कर रख लें और ये आने वाले दिनों में किया जाएगा और इसके लिए तैयारी भी कर दी गई है। बाकायदा पुलिस वाले खुद इरिटेट होते हैं, कहते हैं यार हमें लगता है हमने अपना दामाद पकड़ लिया है। क्या मतलब? कहते सर हमें लगता है हमने अपना दामाद पकड़ लिया है। जिस तरह का प्रोटोकॉल इस बंदे का है या जितना ख्याल हम इसका रख रहे हैं, इतना तो घर आए हुए दामाद का ख्याल नहीं रखा जाता। बहरहाल डार का नवासा पकड़ा है, प्रोटोकॉल तो पुलिस को देना पड़ेगा। अब तक लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब पुलिस धमकियां लगा रही है तालिबान की। ये एक जर्नलिस्ट हैं अब्बास साहब, अब्बास अहमद, ये बताते हैं कि मैंने इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ एक खबर लगा दी। खबर ब्रेक होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस के एक आला अफसर ने मुझे पैगाम भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि उनके तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं और वो मुझे इस्लामाबाद से टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, हत्ता कि मेरे बच्चों के भी टुकड़े करवा देंगे। अंदाजा करें, इस्लामाबाद पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर एक सहाफी को धमकी लगा रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा क्योंकि मेरे तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं, मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मरवा दूंगा अगर तुम मेरे खिलाफ खबरें दोगे तो। ये है नाजरीन सूरत हाल। मुझे याद आ गया एक डीआईजी थे, वो बात नहीं मानते थे सेक्टर कमांडर की ना, तो उनके साथ जब मीटिंग की सेक्टर कमांडर ने तो उन्हें धमकियां लगाना शुरू की डीआईजी पुलिस को। उसे कहा कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा। मैं जानता हूं वो डीआईजी पुलिस को भी, वो सेक्टर कमांडर को भी जानता हूं। इस वक्त मैं नाम नहीं ले रहा इसलिए कि उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, लेकिन सेक्टर कमांडर को कम से कम पता चल जाएगा। उसने बड़ी धमकियां लगाई, मैं नौकरी छीन लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तरक्की नहीं होने दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं फलाना केस बनवा दूंगा। तो अल्टीमेटली जो उसने धमकी लगाई ना, जिस पे वो डीआईजी साहब भी हैरान रह गए। मुझे जिस बंदे ने बताया कि वो धमकी पता क्या थी, वो धमकी ये थी कि मैं तुम्हारे ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा करवा दूंगा, तौहीन मजहब लगवा दूंगा तुम्हारे ऊपर मैं। अंदाजा करें ये इस लेवल तक गिर जाते हैं और इस लेवल तक मामले को ले जाते हैं। आपने सारे बलोचों को गद्दार बना दिया, आपने सारे बंगालियों को गद्दार बना दिया, आपने सारे कबायलियों को गद्दार बना दिया, आपने सारे पंजाबी सवाल उठाने वालों को गद्दार बना दिया, आज आपने पूरे कश्मीर को गद्दार बना दिया, आपने तो पूरी महाजर कौम को गद्दार बना दिया था। हर एक को आपने गद्दार बनाया। सोचें उनके दिलों पे कितनी छुरियां चलती होंगी, उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी कि आपको एक जुमले से इतनी तकलीफ पहुंची है। तो जो आपने आग लगाई है ना, वो आपके घर तक तो आनी थी और ये भी और ज्यादा आएगी। लोग ये कहेंगे कि आपने पाकिस्तान के साथ गद्दारी किया, आपने पाकिस्तान को तोड़ा, आपने बार बार पाकिस्तान का आइन तोड़ा। असल में गद्दार कौन है पता आपको? ये नौरीन नियाजी अपने एक स्टेटमेंट से गद्दार नहीं हो जाएगी। गद्दार वो है जिसने आइन तोड़ा और आइन के अंदर लिखा हुआ है कि वो गद्दार है। गद्दार वो चारों डिक्टेटर है और उनके बाद आने वाले फौजी जर्नैल हैं जिन्होंने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की। आसिम मुनीर साहब ने कितनी दफा आइन तोड़ा है पता आपको? ताकत के बलबूते के ऊपर कैसे आइन तोड़ा पता है आपको? जानते हैं आप किस तरह इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होने दिए गए, कैसे पूरा इलेक्शन एक चोरी कर दिया गया? ये है गद्दारी। तो गद्दारी के सर्टिफिकेट जो आप लोगों को बांटते थे अब वापस आए हैं तो बहुत तकलीफ हो रही है। मैं इत्तफाक नहीं करता जो बात नौरीन नियाजी ने की, लेकिन एक लम्हे के लिए आप नौरीन नियाजी की जगह पे अपने आप को रखें कि आपका बेटा और आपका भाई दोनों बेगुनाह जेल में बंद हैं और फौजी जर्नैल ने बंद किए हुए हैं। और ना सिर्फ बंद किए हुए हैं बल्कि उनको तकलीफ भी दे रहा है, कैद तन्हाई में रखा हुआ, और वो बेगुनाह है।
और आपकी बेबसी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस वक्त कोई आपके सामने माइक लेकर आए और आकर कहे जिन्होंने तुम्हारे भाई को और बच्चे को बंद किया उनकी तारीफें करो, तो वो कर सकता है? आपसे भी नहीं होगा, ये किसी से नहीं होगा। ये इमरान खान का ही बहुत बड़ा दिल है, वो जो कहता है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब पुलिस धमकियां लगा रही है तालिबान की। ये एक जर्नलिस्ट हैं अब्बास साहब, अब्बास अहमद, ये बताते हैं कि मैंने इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ एक खबर लगा दी। खबर ब्रेक होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस के एक आला अफसर ने मुझे पैगाम भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि उनके तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं और वो मुझे इस्लामाबाद से टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, हत्ता कि मेरे बच्चों के भी टुकड़े करवा देंगे। अंदाजा करें, इस्लामाबाद पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर एक सहाफी को धमकी लगा रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा क्योंकि मेरे तालिबान के साथ ताल्लुकात है, मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मरवा दूंगा अगर तुम मेरे खिलाफ खबरें दोगे तो। ये है नाज़रीन सूरत हाल। मुझे याद आ गया, एक डीआईजी थे, वो बात नहीं मानते थे सेक्टर कमांडर की ना, तो उनके साथ जब मीटिंग की सेक्टर कमांडर ने, तो उन्हें धमकियां लगाना शुरू की डीआईजी पुलिस को। उसे कहा कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा। मैं जानता हूं वो डीआईजी पुलिस को भी, वो सेक्टर कमांडर को भी जानता हूं। इस वक्त मैं नाम नहीं ले रहा इसलिए कि उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, लेकिन सेक्टर कमांडर को कम से कम पता चल जाएगा। उसने बड़ी धमकियां लगाई, मैं नौकरी छीन लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तरक्की नहीं होने दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं फलाना केस बनवा दूंगा। तो अल्टीमेटली जो उसने धमकी लगाई ना, जिस पे वो डीआईजी साहब भी हैरान रह गए। मुझे जिस बंदे ने बताया कि वो धमकी पता क्या थी, वो धमकी ये थी कि मैं तुम्हारे ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा करवा दूंगा, तौहीन मजहब लगवा दूंगा तुम्हारे ऊपर मैं। अंदाजा करें ये इस लेवल तक गिर जाते हैं और इस लेवल तक मामले को ले जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी नौजवानों को अल्टीमेटली अपने हुकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, ये देखे बगैर कि कौन सी पॉलिटिकल क़यादत उनको लीड करती है या नहीं करती। जरूरत नहीं है ना, पॉलिटिकल पार्टीज के पास नॉर्मली ऐसा विजन नहीं है जो मौजूदा हुकूमत के अंदर, खास तौर पे वो तो सिर्फ अपने बच्चों को बना रहे हैं। नवाज शरीफ को मरियम नवाज और उसके बच्चों से बाहर दिखाई नहीं देता, जरदारी को अपने बेटे से बाहर दिखाई नहीं देता। ख्वाहिश तो देखो ना, उसने कभी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का नौजवान इक्तदार में हिस्सेदार बने। नहीं, वो कहता मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में मेरा बेटा वजीर आजम बन जाए एक दफा। आप देखें ना उनकी ख्वाहिशात कैसी हैं, वो अपनी फैमिली से बाहर जाती ही नहीं है। तो नौजवानों को पाकिस्तान में तालीमी इस्लाहात के लिए, नौकरी के एक जैसे मौके के लिए, बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी के लिए, नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए, जो अकरबा परवरी होती है यहाँ पे अपने ही लोगों को रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं उसके खिलाफ, और नौजवानों के मैंडेट का एहतराम कि नौजवान जो बात करते हैं, जिसको वोट डालते हैं, वहाँ पे वो मैंडेट उसको मिलना चाहिए। खेलों के मौके, सेहत के मौके, ये उन्हें मिलने चाहिए। इन मामलात के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए। फिर मेरिट का क़याम होना चाहिए पाकिस्तान में, निज़ाम इंसाफ होना चाहिए और शफाफ होना चाहिए, आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। इंटरनेट बार बार पाकिस्तान में बंद कर देते हैं, मोबाइल फ़ोन बंद कर देते हैं, ये सिलसिले पाकिस्तान में बंद होने चाहिए। करप्शन, रिश्वत, सिफारिश, इन सारी चीज़ों के खिलाफ पाकिस्तानियों को आज नहीं तो कल उठना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के नौजवानों को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। क्योंकि श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक, बांग्लादेश से नेपाल और नेपाल से इंडिया और इंडिया से अब ये कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में भी है। और फिर ये पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली नौजवानों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो नौजवान अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करें। मेरी गुजारिश है तमाम नौजवानों से कि अपने आप को आप ज़हनी तौर पे तैयार करें और तैयार रहें उस वक्त के लिए जिस वक्त कौम को उठना पड़ेगा, नौजवानों को उठना पड़ेगा इस सारे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, ये खानदानी निज़ाम के खिलाफ, ये चंद खानदानों की गुलामी के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान पे कब्जे के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। एक वक्त आएगा, अपने आप को ज़हनी तौर पे आप तैयार रखें। जब वो वक्त आएगा तो साथ मिलकर निकलें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। दीन इस्लाम और तालीमात पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। अच्छा, ये फटाफट मौलवी जो है ना, ये इस्लाम को बीच में ले आते हैं। जब भी कभी मौलवी का मामला आता है ना, मौलवी फटाफट इस्लाम को बीच में डालता है। फौज का मामला आएगा ना, वो फौरन गद्दारी का फतवा देंगे। यानी जैसे ही आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फौजी जर्नैल के खिलाफ आप कोई बात करेंगे तो आप फौरी तौर पे गद्दार करार दे दिया जाएगा आपको। फौजी के साथ आपकी लड़ाई हो गई तो वो कहेगा जी आप गद्दार हैं। किसी फौजी के साथ आपका जाती मामला भी हो जाएगा ना, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वो कहेगा गद्दार है। रिटायर फौजी के साथ भी हो जाएगा ना, वो कहेगा तुम तो वही गद्दार। तो फौजी के पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो कहता है गद्दार है। सियासतदान जो है उसके साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगा तुम करप्ट हो, तुम करप्ट हो। और इसी तरह मौलवी के साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगा तुम इस्लाम के दुश्मन हो और तुम दीन के खिलाफ साजिश कर रहे हो। तो
एक्चुअली इन सारे लोगों को पता है कि ये सारा कुछ जो खुद करते हैं ना वो दूसरे पे डाल देते हैं। ये साइकी है ना, ह्यूमन साइकी है। बहरहाल मौलाना साहब इस्लाम को बीच में ले आए। उन्होंने कहा हम जिंदा हों और हमारे सामने कुरानी उलूम को दफन किया जाए। कौन कर रहा भाई दफन कुरानी उलूम को? थोड़ा अरसा पहले तो आप कह रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हाफ़िज़े कुरान है और आप उनकी तारीफें कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं जी कुरानी उलूम को दफन कर रहे हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? दीनी मदारस को अवामी धारे में लाना चाहते हैं, बड़ी तनकीद वगैरह उन्होंने की। देखिए फजलुर रहमान साहब ने कई मरतबा ना, अब बिल्कुल उनके भाई ने एक दावा भी कर दिया। उनके भाई ने कहा जी कि जरूरत है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब पे पर्चा दो ना पर्चा, देकर दिखाओ ना पर्चा। देखिए जो फजलुर रहमान ने स्टेटमेंट दिया ना, इसका आधे से आधा स्टेटमेंट अगर इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खानम या कोई और दे देता, या कोई ईमान मजारी जैसी पाकिस्तान की बेटी दे देती, या मारंग बलोच जैसी बलोचों की, पाकिस्तानियों की एक काबिल फख्र बेटी इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे देती, या यास्मीन राशिद साहिबा जो इस वक्त एक मां की तरह दिखाई देती है पाकिस्तानियों को, या वो ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देती, तो अब तक पर्चों पे पर्चे और गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो जाती। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ ये नहीं किया जा रहा। लेकिन डिमांड उनकी पार्टी की तरफ से आ रही है कि यार बात बन नहीं रही। हमने काफी जोर लगाया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाने का, लोग यकीन नहीं कर रहे, लिहाजा अब गिरफ्तारी करें, आप पर्चा दें। तो अब उनका भाई जो है वो चीख चीख के कह रहा है कि जरूरत है तो मौलाना फजलुर रहमान पे पर्चा दो ना पर्चा, देते क्यों नहीं है पर्चा दो। और उनका बेटा भी अलग से सख्त तकारीर कर रहा है, उनका भाई भी अलग से सख्त तकारीर कर रहा है। और बल्कि उनके भाई ने कहा वहां पे सेनेट में खड़े होकर के कबायली लश्कर बनाने का क्यों कह रहे हो, क्या वजह है कबायली लश्कर बनाने का कहते हो? इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी पुलिस है, एफसी है, रेंजर्स है, सब है। ये बात बल्कि महमूद खान अचकज़ई ने भी की है। ये सब लोग ये बात कर रहे हैं कि कबायली लश्कर क्यों बनाए। अचकज़ई साहब ने तो हवाला दिया मीटिंग का कि जहां पे आला सतही मीटिंग में कहा गया कबायलियों को, लोगों को कि जनाब आप बनाए जरगे, आप बनाए वो लश्कर बनाए, आप लश्कर बनाए, हथियार आप उठाएं, हम आपके साथ हैं। अब ये जो लश्कर बनाने की बात की जा रही है, इतनी बड़ी फौज है पाकिस्तान के पास, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस है, एफसी है, लेवीज है, रेंजर्स हैं, इतनी सारी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सब कुछ है। इसके बावजूद आपको लश्कर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए लश्कर बनाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लश्कर में आम लोग होते हैं, तो जब लश्कर बन जाएगा तो आम लोगों की सपोर्ट ऑपरेशन के हक में आ जाएगी, और जब लश्कर बन जाएगा तो आम लोगों की तरफ से जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो मिलना शुरू हो जाएगी। उससे पहले वो मिलती नहीं है। अब इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे बड़ा इशू बलूचिस्तान में और कबायली इलाकों में यह है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो माजी में इनको बहुत मिलती थी, मालूमात मिलती थी, खुफिया मालूमात मिलती थी, इंटेलिजेंस गैदरिंग होती थी, वो अब नहीं होती। लोग कोऑपरेट नहीं करते, मकामी लोग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑपरेशन के सख्त खिलाफ हैं, वो ऑपरेशन होने नहीं देना चाहते। और ऑपरेशन ना होने देने की वजह यह है कि इससे पहले जितने ऑपरेशन हुए उनमें जितने वादे किए गए वो सारे वादे तोड़ दिए गए। लोगों को उनके घरों से निकाला गया, वापस लाकर बसाया नहीं गया। लोगों के घर तोड़ दिए गए, कारोबार तबाह कर दिए गए, वापस उनकी मदद नहीं की गई। लोगों के साथ जितने भी वादे किए वो पूरे नहीं किए, बल्कि जो लोग लश्कर बना रहे थे वो लोग टारगेट किलिंग में बाद में मारे गए। लिहाजा अब लोग ऑपरेशन के खिलाफ हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने ना कैप्टन सफदर को कहा कि ये जो बाबा है ना इसको नचाओ। ये वीडियो मैं देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो बुजुर्ग आदमी है, उसको आप पैसे वैसे दे रहे हैं, उसको आप लेकर आते हैं, ऊपर बुलाते हैं, बेटी बुलाती है, बाप कैप्टन सफदर को बुला के कहता है कान में कुछ, कैप्टन सफदर उस बाबे को जाके पकड़ के जबरदस्ती नचवाना शुरू कर देता है। वो बुजुर्ग आदमी है, उसको डांस करवा रहे हैं सिर्फ अपनी एक वीडियो के लिए। कैसी अनफॉर्चुनेट चीज है। वो वैसे नीचे भी नाच ही रहा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपनी ख्वाहिश पे उसको स्टेज पे चढ़वा के नचवाया है और उसके ऊपर नवाज शरीफ खुश हो रहे थे। ये ना इनकी मेंटेलिटी इतनी सी है, ये शुगलिया खानदान है, शुगल वुगल ही लगाते हैं बस। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, ये समझते हैं कि ये बस हमारे लिए कीड़े मकोड़े हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है एक दिन मरियम नवाज ने कहा था कि 5 साल में एक थपकी तो कारकुन का हक होता है ना, एक थपकी आप उसे दे दें तो वो 5 साल के लिए दोबारा उसको एनर्जी मिल जाती है, फिर वो आपके लिए मरने मारने पर तुल जाता है। तो ये ऐसा रॉयल खानदान है। 20 जुलाई का ये दिन दोस्तों इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आज कुछ लोगों ने वो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट दिखाई है, वो इनकलाब की भावना दिखाई जिसके बारे में हम सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा करते थे, जिसके बारे में हम फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां सुना करते थे। लाठियों के सामने, डंडों के सामने सहकर उन्हें ब्रेवली फेस करना। कैसे लाठी चार्ज कर रहे हैं, देखो 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 देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, देखो देखो। पता है पुलिस आपको बिना वजह के वहां डंडे मार रही है, फिर भी वहां आप डट कर खड़े हो। देखिए देखिए देखिए
ये किस तरीके से यहाँ, ये देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से यहाँ पर पीटा जा रहा है, किस तरीके से। और पुलिस की तरफ से वही हरकत देखने को मिली जो ब्रिटिश राज के समय देखने को मिलती थी। गुलामी के टाइम पे अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। जो इंडियंस उस वक्त ब्रिटिश राज के गुलाम थे, आज ये पुलिस वाले इस मोदी सरकार के गुलाम हैं। वर्दी में गुंडों की तरह बिहेव कर रहे थे। मुझमें तो दो ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? 21 दिन से चल रहा ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए वायलेंट हुआ है क्योंकि पुलिस ने जबरदस्ती यहां पर वायलेंस किया है। नॉर्मल जा रहे लोग, देखो नॉर्मल जाते हुए लोगों को पीट रहे भाई, नॉर्मल जाते हुए को देखो ये तो तरीका इनका है। ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां पर बकायदा पुलिस स्टोन पेल्टिंग कर रही है प्रोटेस्टर्स पर। पुलिस वाले भी पथराव कर रहे हैं, देखिए पुलिस वाले बिना वजह के लाठी चार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले फेंक रही है। 4 से 5 से 6 गोले जो गैस बॉम्ब्स होते हैं वो लोग बच्चों के बीच में फोड़ दिए विदाउट एनी प्रोवोकेशन। मारे जा रहे हैं भाई, हम लोग जानवर हैं क्या? हद होती है भाई, डेमोक्रेसी घंटा की डेमोक्रेसी है ये। और जब पुलिस वालों से पूछा गया कि वो इस तरीके से अननेसेसरली वायलेंट क्यों हो रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। सर आप एक चीज बता पाएंगे कि आपको जरूरत क्यों लगी टीयर गैस यूज करने की प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि आपको पुलिस मीडिया से आप बताएंगे सर आपको टीयर गैस और लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी मीडिया के ऊपर? पुलिस वालों ने अपनी नेम प्लेट्स भी हटा दी थी ताकि उन्हें आइडेंटिफाई न किया जा सके। बैरिकेड्स में इलेक्ट्रिक करंट तक का इस्तेमाल कर रहे थे वो। इन्होंने पहले वेरिएंट में तुमको करंट लगा, मुझको करंट लगा है, बहुत लोगों को लाठीचार्ज करिए मेरे ऊपर। अपने ही देश के लोगों को इस तरीके से ट्रीट करना, मैं यहाँ सरकार से कहना चाहूंगा, देश की जनता का टॉलरेंस टेस्ट मत करो। इतिहास उठाकर देख लो, जब जब कोई अनपढ़ राजा तानाशाह बनने की कोशिश करता है, उन तानाशाहों का क्या हाल हुआ है बाद में जाकर।